हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। ये है इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट में हम 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस तक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और जो पार्ट सेकंड होगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे उनको हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी खाते को स्थानांतरण करने के लिए कौन सा फॉर्म देना होगा। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना है तो किस फॉर्म को भरकर देना होता है। ऑप्शन ए SV 10 B/NC32, ऑप्शन बी SV7, ऑप्शन सी SV7A, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी खाते को ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए जो फॉर्म है उसका नंबर होता है SV10B/NC32, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, नया खाता खोलते समय या जमा करते समय किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब हम नया खाता खोलते हैं तो एक डिपॉजिट स्लिप होती है, जमा पर्ची होती है, उसको भरते हैं, या अगर खाता खुल जाने के बाद में पैसे को हम जमा कराने जाते हैं उस समय भी एक जमा पर्ची को भरना होता है जिसे डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, पे स्लिप कहते हैं। उस पर जो फॉर्म का नंबर होता है फॉर्म को उसका क्या नंबर होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए SV103, ऑप्शन बी SV7, ऑप्शन सी SV7A, ऑप्शन डी SV10B। तो जो जमा पर्ची होती है उसका जो नंबर होता है फॉर्म का वो होता है SV103, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए SV103। वहीं जो SV7 है वो विड्रॉल यानी निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो 7A अकाउंट जो फॉर्म है वो अकाउंट को बंद करवाना हो या अकाउंट को क्लोज़ करवाना हो तो उसके लिए जो फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 7A या 7 का हिंदी में जैसे बोलते हैं। और जो SV10B है वो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए SV103। क्वेश्चन नंबर 3, RD खाते में लेट फीस कितना लगता है। पूछा गया है कि अगर कोई RD खाता है और उसको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में खोला गया है और जो जमा करता है वो उसको या तो 16 तारीख को डिपॉजिट करे, या अगर कोई खाता 15 तारीख के बाद में खोला गया है, 15 से 30 या 31 के बीच में खोला गया है और वो अगले मंथ पैसे जमा कराने आते हैं तो उन पर जो डिफ़ॉल्ट फीस है या जो लेट फीस लगती है उसका पूछा है कि वो कितना लगता है। ऑप्शन ए 100 रुपये पर 1 रुपया, ऑप्शन बी 150 रुपये पर 1 रुपया, ऑप्शन बी 200 रुपये पर 1 रुपया, ऑप्शन डी कोई शुल्क नहीं लगता है। जो RD खाता होता है उस पर जो लेट फीस होती है वो लगता है 100 रुपये पर 1 रुपये, डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में जमा होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये पर 1 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, नए नियमानुसार सुकन्या समृद्धि खाता न्यूनतम कितने राशि से खोला जाता है। यानी जो अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसको न्यूनतम कितने रुपए से खाता खोल सकते हैं जो नए नियम आए हैं उनके अनुसार। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 250 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये, ऑप्शन डी 1000 रुपये। तो जो नए नियम हैं उनके अनुसार 250 रुपये से किसी भी SSA अकाउंट को मिनिमम खोल सकते हैं। यानी मिनिमम जो अकाउंट है, मिनिमम जो राशि है किसी खाते को खोलने के लिए सुकन्या के को वो है 250 रुपये। इससे कम से SSA खाता खुला नहीं जाता है, कम से कम 250 रुपये चाहिए। पहले जो लिमिट थी वो 1000 रुपये पर थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, लोक भविष्य निधि खाता न्यूनतम कितने राशि से खोला जाता है। यानी जो PPF अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसको मिनिमम कितने रुपए से खोल सकते हैं। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 250 रुपये, ऑप्शन सी
500 रुपये, ऑप्शन डी 1000 रुपये। तो जो पीपीएफ का खाता है उसे मिनिमम 500 रुपये से खाता खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, POSA यानी पोस्ट ऑफिस, POSA का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी जो सेविंग अकाउंट है, जो बचत खाता है पोस्ट ऑफिस का, POSA कहते हैं, या SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। जो SCSS खाते हैं उनको मैच्योरिटी से पहले अगर कोई बंद करवाना चाहता है तो खाता खुलने के कितने दिनों बाद बंद करवा सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 3 साल बाद, ऑप्शन बी 1 साल बाद, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन सी कभी भी बंद करवा सकते हैं, ऑप्शन डी कभी नहीं बंद करवा सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है या जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत जो खाते खोले जाते हैं, इनको खाते खोलने के बाद कभी भी बंद करवा सकते हैं। ऐसी इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने साल बाद खाता बंद होगा, कभी भी इसको हम बंद करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कभी भी बंद करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, TD खाते को परिपक्वता से पहले कब बंद करवा सकते हैं। तो पूछा गया है कि जो TD अकाउंट खोले जाते हैं उनको मैच्योरिटी से पहले यानी प्री मैच्योर उसको अगर बंद करवाना है, यानी कि उसके जो टाइम है जितने साल के लिए खाता खोला गया है उससे पहले अगर बंद करवाना है तो उस खाते को खाता खोलने के कितने दिनों बाद बंद करवा सकते हैं। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी कभी नहीं बंद करवा सकते। तो जो TD का अकाउंट होता है उसे खाता खोलने के 6 माह बाद यानी 6 मंथ्स बाद, 6 महीने बाद में उसको प्री मैच्योर यानी उसके टाइम से पहले बंद करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के अंतर्गत जो अकाउंट खोले जाते हैं उनको प्री मैच्योर यानी मैच्योरिटी से पहले कब बंद करवा सकते हैं। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो जो MIS के अकाउंट हैं उनको अगर कोई प्री मैच्योर यानी उनके टाइम होने से पहले बंद करवाना चाहते हैं, मैच्योर होने से पहले बंद करवाना चाहते हैं, तो उस खाते को खाता खोलने के 1 साल बाद उसको बंद करवा सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 9, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, लोक भविष्य निधि के जो खाते हैं उनको विशेष परिस्थितियों में परिपक्वता से पहले कब बंद करवा सकते हैं। पूछा गया है कि जो PPF के अकाउंट हैं उनको सामान्य स्थितियों में तो बंद करवाया नहीं जाता है, लेकिन जो विशेष स्थिति होती है, विशेष परिस्थितियों में जो बंद करवाते हैं उनको प्री मैच्योर यानी कि खाता का जो समय दिया गया है उससे पहले अगर कोई उसको बंद करवाना चाहता है तो अकाउंट ओपन करने के कितने दिनों बाद उसको बंद करवा सकते हैं। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 5 वर्ष बाद। तो जो PPF के अकाउंट होते हैं उनको विशेष परिस्थितियों में प्री मैच्योर अगर कोई क्लोज करवाना चाहता है तो अकाउंट ओपन के 5 वर्ष बाद में उनको बंद करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 10, KVP यानी किसान विकास पत्र खाते को प्री मैच्योर बंद कब करवा सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज कब करवा सकते हैं। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 2 वर्ष 6 माह बाद। तो जो KVP के खाते होते हैं, किसान विकास पत्र के जो अकाउंट होते हैं उनको प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं या कोई करवाना चाहता है तो अकाउंट खोलने के 2 वर्ष 6 माह बाद उनको बंद करवा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खाता है जिसे सामान्य स्थिति में परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है
जिसे सामान्य परिस्थिति में तो बंद करवा नहीं सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे कि जो जमा करता है उसकी मृत्यु हो जाए तो विशेष परिस्थितियों में उसे प्री मैच्योर क्लोज किस अकाउंट को करवा सकते हैं। ऑप्शन ए एसबी खाता, ऑप्शन बी आरडी खाता, ऑप्शन सी केवीपी खाता, ऑप्शन डी एनएससी 8th इशू। तो जो एसबी का अकाउंट है उसे सामान्य स्थितियों में भी, सामान्य परिस्थितियों में भी इसको खाता खोलने के बाद कभी भी ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी इसको बंद करवा सकते हैं। वहीं जो आरडी का खाता है उसे सामान्य स्थितियों में 3 वर्ष बाद, खाता खोलने के 3 वर्ष बाद यानी 36 माह बाद इनको बंद करवा सकते हैं। वहीं जो केवीपी का खाता है उन्हें भी सामान्य परिस्थितियों में 2 वर्ष प्लस 6 माह, 2 वर्ष प्लस 6 माह यानी कि 30 माह बाद इनको बंद करवा सकते हैं। लेकिन जो एनएससी के अकाउंट होते हैं उन्हें सामान्य परिस्थितियों में बंद नहीं करवाते हैं, उन्हें प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एनएससी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12, एटीएम से रोज़ाना की नकदी निकासी की सीमा कितनी है? यानी अगर कोई एटीएम से पैसे निकालना चाहता है, पोस्ट ऑफिस के जो एटीएम है उनसे अगर कोई पैसे निकालना चाहता है तो उसके लिए कितनी लिमिट है कि एक दिन में कितने रुपए मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं, यानी जो अपर लिमिट है वो कितनी है। ऑप्शन ए 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन डी 5,000 रुपये। तो जो एटीएम से एक दिन के अंदर अधिकतम नकद निकासी की जो सीमा है वो है 25,000 रुपये की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, एटीएम से एक बार में कितने राशि निकासी की सीमा है? यानी पूछा गया है कि जो एक दिन में जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो 25,000 रुपये की है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोई पैसा निकाल सकता है किसी खाते से, तो वो लिमिट है 25,000 रुपये की। लेकिन अगर कोई एक बार में, यानी कि एक बार जो एटीएम लगा करके कितना मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो 25,000 रुपये हैं उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो एक बार का जो एक ट्रांजैक्शन होता है उसकी जो लिमिट है वो है 10,000 रुपये की। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये। अगर किसी को मैक्सिमम 25,000 रुपये निकालने हैं तो उसे कम से कम 3 ट्रांजैक्शन करने होंगे। वो 3 ट्रांजैक्शन 25,000 में से कैसे होंगे कि एक ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये, अगले ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये और जो बाकी के जो 5,000 बचे हैं वो अगले ट्रांजैक्शन में, यानी कि एक दिन में उसे कम से कम 3 ट्रांजैक्शन करने होंगे अगर वो 25,000 रुपये एक दिन में निकालना चाहता है तो। लेकिन जो एक ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 10,000 रुपये है। एक दिन के जो पैसे निकासी की सीमा है वो है 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, किन बचत खातों में एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से अकाउंट हैं, ऐसे कौन से बचत खाते हैं, कौन से एसबी के अकाउंट हैं जिनमें एटीएम कार्ड की सुविधा और नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं दी जाती है? ऑप्शन ए माइनर या लूनेटिक अकाउंट, ऑप्शन बी जॉइंट ए अकाउंट, ऑप्शन सी बीओ यानी ब्रांच ऑफिस के जो अकाउंट होते हैं बीओ अकाउंट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो माइनर और लूनेटिक अकाउंट होते हैं, जॉइंट एक अकाउंट होते हैं और जो बीओ अकाउंट होते हैं, इन तीनों को ना तो एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं और ना ही नेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, केवाईसी का पूरा नाम क्या है? केवाईसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म है केवाईसी की वो है नो योर कस्टमर, केवाईसी। के फॉर नो, वाई फॉर योर और सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा खाता सिर्फ नगद रूप में खोला जाता है? पूछा गया है कि जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसे सिर्फ और सिर्फ बाई कैश यानी नगद रूप में, कहने का मतलब है कि जो चेक है, चेक के माध्यम से किस खाते को नहीं खोला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कैश के माध्यम से ही खोला जा सकता है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जिसे पीओएस कहते हैं, ऑप्शन बी आरडी अकाउंट, ऑप्शन सी टीडी अकाउंट, ऑप्शन डी
नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है जिसे POS कहते हैं शॉर्ट में, इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ कैश के द्वारा ही खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, POSA पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से वार्षिक ब्याज दर क्या है। यानी अगर कोई अकाउंट 1 अप्रैल 2020 के बाद में खुला हुआ है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, तो उस पर कितनी ब्याज मिलती है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट है उन पर करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4%। क्वेश्चन नंबर 18, TD 1, 2, 3 वर्ष, यानी कि जो TD के अकाउंट हैं जो 1 वर्ष के लिए खोले जाते हैं, या कोई TD अकाउंट 2 वर्ष के लिए खोला गया है, या उसे 3 वर्ष के लिए खोला गया है, तो उस जो तीनों अकाउंट हैं इन खातों पर, इन अकाउंट्स पर 1 अप्रैल 2020 से जो ब्याज की दर है वो कितनी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो TD के अकाउंट होते हैं जो 1 वर्ष के लिए खोले जाते हैं उन पर भी 1 अप्रैल 2020 से 5.5% की ब्याज दर है। जो 2 साल के लिए खोले जाते हैं उन पर भी 5.5% की ब्याज दर है। जो 3 साल के लिए खोले जाते हैं उन पर भी 5.5% की ब्याज दर है। इसलिए इन तीनों प्रश्नों को एक में ही इकट्ठा करते हुए इन तीनों को सम्मिलित किया गया है और इन प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.5%। क्वेश्चन नंबर 19, TD 5 वर्ष, यानी अगर कोई TD का खाता 5 वर्ष के लिए खोला जाता है तो उस पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर कितनी है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 6.7%। अगर कोई TD का अकाउंट 5 वर्ष के लिए खोला जाता है तो उस पर ब्याज दर है वो है 6.7% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.7%। क्वेश्चन नंबर 20, RD खाते पर, RD अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर क्या है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो RD के अकाउंट है उन पर 1 अप्रैल 2020 से जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.8%। क्वेश्चन नंबर 21, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 6.6%। तो जो MIS के अकाउंट है उन पर इंटरेस्ट रेट है 6.6% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.6%। क्वेश्चन नंबर 22, SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के जो अकाउंट हैं उन पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर कितनी है। ऑप्शन ए 7.4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो सीनियर सिटीजन के सेविंग्स स्कीम है उन अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.4%। क्वेश्चन नंबर 23, PPF अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23, PPF खाते पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर क्या है। यानी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड लोक भविष्य निधि के जो अकाउंट हैं उन पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट क्या है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन डी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो PPF के अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट है, उन पर 1 अप्रैल 2020 से जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.1%। क्वेश्चन नंबर 24, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू के जो अकाउंट है उन पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर क्या है।
ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 6.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो NSE 8th इशू के जो अकाउंट हैं उन पर इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल 2020 से वो है 6.8% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, KVP खाते पर 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर क्या है, यानी जो किसान विकास पत्र अकाउंट हैं उन पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट क्या है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 6.9%। तो जो KVP किसान विकास पत्र के जो अकाउंट हैं उन पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.9%। क्वेश्चन नंबर 26, SSA खाते पर 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 से ब्याज दर क्या है, यानी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उन पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी 7.6%। तो जो SSA के अकाउंट है उन पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6% की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए कितनी फीस देनी होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर पासबुक किसी कारणवश फट जाती है या खो जाती है, चोरी हो जाती है, उस स्थिति में जो डुप्लीकेट पासबुक बनाई जाती है तो उस डुप्लीकेट पासबुक को इशू कराने के लिए कितनी फीस देनी होती है। ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 2 रुपये। तो जो डुप्लीकेट पासबुक इशू कराने के लिए जो फीस लगती है वो है 50 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 28, खाते का विवरण या जमा पर्ची लेने के लिए कितनी फीस देनी होती है, यानी किसी अकाउंट का स्टेटमेंट लेने के लिए, किसी अकाउंट का स्टेटमेंट जानने के लिए या फिर डिपॉजिट रिसिप्ट लेने के लिए कितनी फ़ीस देनी होती है ये पूछा गया है। तो किसी भी अकाउंट का स्टेटमेंट लेने के लिए जो विवरण लेने के लिए जो फीस लगती है वो है 20 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, नामांकन यानी नॉमिनेशन बदलने या रद्द करने के लिए कितनी फ़ीस देनी होती है, यानी अगर कोई किसी खाते में नॉमिनेशन करवाता है, नामांकन किसी का करवाता है, नॉमिनेशन करवाता है, तो वो उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर उसको कैंसिल करना चाहते हैं नॉमिनेशन को, तो उसके लिए कितनी फ़ीस देनी होती है। ऑप्शन ए 150 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 2 रुपये। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 150 नहीं, ये 50 रुपये है। तो जो नॉमिनेशन के लिए फ़ीस देनी होती है, नॉमिनेशन को चेंज करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, वो है 50 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30, खाता स्थानांतरण यानी कि किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए कितनी फ़ीस देनी होती है, कितना चार्ज लगता है। ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 2 रुपये। तो किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो फीस लगती है वो है 100 रुपये की, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये।